Alaikum. I welcome you all to the first episode of Straightforward on the Kashmiriat. I welcome you all to the first episode of Straightforward on the Kashmiriat. The Kashmiriat is one of the oldest news organizations in Kashmir. Formerly, it started in 1988 and we revived our operations in 2017. Since then, we are one of the fastest growing news organizations in Kashmir. We at Kashmiriat try to ensure that common people have a major say and get a space in our news. We at Kashmiriat have been striving to provide you truthful coverage of facts and news. We are a power in your hands which ensures that your voice reaches to those who need to hear it. Thank you all for the wonderful support you have been providing us throughout our journey. We promise you that we will continue our unabashed and relentless fight for revealing the factual reportage to our audience. I am Anika, a journalist based in Kashmir. I again welcome you all to the first episode of Straightforward. Today we are going to discuss the political scenario of Kashmir and a major vacuum created after the abrogation of Article 370. Post this abrogation, 3 former chief ministers, many politicians, thousands of Kashmiris were arrested and hundreds of them were sent in jails outside Jammu and Kashmir. There has been a missing political discourse since then. So without taking much of your precious time, let me introduce to our panelists today. Ghulam Nabi Malik Sahab, जो आज के हमारे पहले मेहमान हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम वालेकुम. गुलाम नबी मलिक साहब जो हैं वो CPIM के सीनियर लीडर हैं, जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो आज हमें ज्वाइन करने वाले थे मगर कुछ निजी मसरूफियात की वजह से वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए. जो आज के हमारे दूसरे गेस्ट है वो है पीरजादा तौकीर साहब जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के और जो ये अभी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी हैं. तौकीर साहब, मैं आज आपका खैर मकदम करूंगी आज क्या शुमारे में. थैंक यू मैम, थैंक यू. आज के हमारे तीसरे और आखिरी गेस्ट जो हैं वो हैं सोफी यूसुफ साहब जो बीजेपी के 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साउथ कश्मीर से उम्मीदवार थे. सोफी साहब, मैं आपका खैर मकदम करूंगी आज के इस शुमारे में. शुक्रिया. मलिक साहब, पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी. आपकी पार्टी का जो स्टैंड हमेशा कश्मीर को लेके रहा है कि हमें पॉलिटिकली हर मसले को हल करना चाहिए बिना थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के. अब जबकि आर्टिकल 370 को हटाया गया एक तरफा मेजॉरिटी पे, तो अब आपकी पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए अनिसा जी, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ हमारी पार्टी नेशनल लेवल पर एक ऐसी पार्टी है जिसका 370 के सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि सारे नेशनल लेवल पर हम मतलब हमारा नक़्ते-ए-निगाह है कि ये जो जिस तरीके से 370 को अब्रोगेट किया गया, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेप है. बेसिकली इट इज़ वेरी मच अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसे पाउन तले रूंधा गया, लोगों को पूछे बगैर, लोगों की राय लिए बगैर, और सिर्फ एक पार्टी ने अपनी मजाकी का फायदा लेकर इसका कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटा. और इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटा गया, हम उसकी मुखालफत करते हैं. वी आर अपोजिट. और हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ये तो 370 का जहाँ तक ताल्लुक है, 370 क्या मायने रखते हैं. 370 बेसिकली जम्मू कश्मीर एक ऐसी एक रियासत रही है, मतलब फॉर्मर रियासत, मतलब जिसे हक 1947 में जिसे हक दे दिया गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. हम हमारी डिमांड है, हमारी ये ओपिनियन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कायम किया है, उसे रेस्टोर किया गया. और उससे क्या निकलता है वो ये कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाया गया यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुश्तरका एक कॉन्स्टिट्यूशन था. उसमें तमाम रियासत की नुमाइंदगी थी. मुश्तरका तौर पर यहाँ बनाया गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया और म्यूचुअल एग्री ना करके आपस में इत्तेफाक करके उसी के मुताबिक यहाँ आगे बढ़ने का फैसला हुआ. 370 आया और इसलिए
मतलब हम ना वही कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि वो एस्टैब्लिश हो। हाँ, जहाँ तक मतलब जो मरकजी सरकार का जो जिस तरीके से उन्होंने रोंदा, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमने सारे मुल्क में कैंपेन की और हम ये भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बिल्कुल ना कायम किया जाए, रेस्टोर हो जाए, रेस्टोर किया जाए इसको। ये जिस तरीके से इसके टुकड़े किए गए, और अब सिर्फ टुकड़े ही नहीं बल्कि मतलब आज के हालात में जब वबा ने सारी दुनिया को ले लिया है अपने मतलब ना क्लचेस में, उस वक्त जरूरत थी कि उसका मुकाबला किया जाए। मगर आज भी ये सरकार जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पाबंद करने ढूंढा, आज भी वो जम्मू कश्मीर में अगर कुछ कहीं इन्हें मिलता है बचा खुचा उसको भी खत्म करने पर तुले हैं। जैसे डोमिसाइल ना एक्ट लाया, फिर मतलब ये ना डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, मतलब लोग मर रहे हैं मगर इन्हें पड़ी है कि किस तरीके से मतलब यहाँ के बचा खुचा है उसको कैसे खत्म किया जाए। और हम इन तमाम चीजों की मुखालिफ हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे हुकूक थे वो बहाल मतलब हो। आपकी पार्टी जो है जमहूरियत और कश्मीरियत को कश्मीर के हर मसले का हल समझती है और इस स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए ये दावे करती थी कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अब जो नहीं रहा, अब जाके आपकी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है सर? देखिए, जहाँ तक पहले मैं मलिक साहब को सलाम बोलता हूँ, हमारे सीनियर भाई हैं ये। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो इस वक्त दिल्ली की हुकूमत है जिसके पास एक ब्रूटल मेजॉरिटी है, उस ब्रूटल मेजॉरिटी का जो मलिक साहब ने भी कहा नाजायज फायदा उठा के अगर आप इलीगल करते जा रहे हो, आप कश्मीर के हर गली में फौज रखते हो, तो इस हालात में आप क्या कर पाएंगे। आपने एक लिस्ट बनाया कि जितने भी हमारे स्टोन पेल्टर लड़के थे, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते थे, मैं ये आपको बताता हूँ कि खालस लिस्ट बनाई, ये भी स्टोन पेल्टर, वो भी स्टोनर, वो भी स्टोनर, इस तरह से 14,000 लड़कों को बंद करके आगरा, जोधपुर जेलों में लेके, और उनकी जो वालिदैन हैं उनको 2-2 महीने पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे कहाँ है। यहाँ तक सवाल है 370 का। 370 जो हमारी शाहरक है, हम 370 को नहीं छोड़ने वाले जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल का ताल्लुक है। आपको शायद मैं याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है, ये वाहिद एक रियासत है जो हिंदुस्तान के साथ मदगम नहीं हुई थी, हम जम नहीं हुए थे। हमने इनके साथ आर्जी एक इल्हाक किया था, एक एक्सेशन किया था थ्रू 370। एक्सेशन तो 3 चीजों का था। अब आप जनाब पहले आपने एक टांग अदर लाई, दूसरी टांग अदर लाते गए, तो आपके साथ जो हमारा रिश्ता है एक रिश्ता था थ्रू इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन और आर्टिकल 370 उसकी 70 को लेकर। अब आप दिल्ली में बैठ के इस 370 को बिना हमें पूछे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूछे, हमारे जो मुंतखब असेंबली मेंबरान है उनके पूछे बगैर आप इलीगली इसको हटाते हैं, फिर हमारी कोई नहीं सुनता। तो इन हालात में इस डिक्टेटरशिप में आप क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड है कि हमें आर्टिकल 370 को जहां तक हो सके हम जहद करके 370 को वापस लाएंगे और कोशिश करेंगे, हमारी हफ्तों कोशिश की। आप यकीन रखिए कि हम दुनिया में लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो आप दिल्ली वाले रोज बरोज आज हमारे डोमिसाइल लाया कश्मीर के लिए, आज रीऑर्गेनाइजेशन बिल आपके लिए लाई, अब आपके डिलिमिटेशन कमीशन लाया। वो लोग इससे उनको तो कोई एहसास ही नहीं कि लोग मर रहे हैं। कश्मीरी यहाँ तो एक तरफ से कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो दूसरे दिल्ली के गैर कानूनी से लड़ना पड़ रहा है। ओके सर, हमारा स्टैंड है, जैसे हमारे मलिक साहब ने भी बोला, हमारा स्टैंड ही है कि हमें स्टेट वापस चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, और 370 जो जिस शेप में था 1953 में, उसी शेप में हमें 370 वापस चाहिए। इस दौरान कांग्रेस ने भी इसमें बड़ी मुदाखलतें की हैं, चाहे इंदिरा गांधी के जमाने में, चाहे नेहरू जी के जमाने में, या राजीव गांधी के जमाने में। वो सारी जो तरमीमें 370 में की गई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन लाया गया, GST हमें लागू किया गया, NIA हमें लागू किया गया, ये सारी जो चीजें दिल्ली वालों ने की, ये सारा गलत है। एज ए जज मैं कहता हूँ कानूनी तौर पे गलत है। अब गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी और सीनाजोरी है, और कुछ नहीं है। सोफी साहब,
یہ میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گی, جو آپ کے 2014 کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا, اس میں تھا آپ کا ڈیولپمنٹ مین ایجنڈا تھا, یہاں کی روزگاری, یہاں کا ایجنڈا, وہ آپ کا مین مینیفیسٹو میں مین آبجیکٹو تھا. 5 اگست پہ جب ایبروگیٹ کیا گیا اسپیشل اسٹیٹس, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کہاں کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں 5 اگست کے بعد تو کشمیر میں سب بند ہے, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ لے لے, آپ چھوٹے سے چھوٹے طبقہ, بڑے سے بڑے طبقہ, ڈرائیورز, وازا, گلوکار, باقی بہت سارے طبقے ہیں. تو آخر ڈیولپمنٹ کہاں ہے, یہ روزگاری کہاں ہے؟ دیکھیے انیکا جی, جی ہاں انیکا جی, آپ نے کہا کہ مینیفیسٹو ہمارا 2014 میں جو تھا ڈیولپمنٹ کا, جی بالکل, بٹ 5 اگست کی آپ نے ذکر کی, وہ ہمارے 1951 کے مینیفیسٹو میں ہے, جب بھاجپا بنی ہے, کہ ایک ودھان, ایک پردھان اور ایک نشان. یہ 1951 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا مینیفیسٹو تھا کہ دفعہ 370 جو ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگ پیچھے جا رہے تھے, اور 5 اگست کے بعد اس کو جب ہٹایا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں, انیکا جی آپ مجھے بتائیے 17 سال تک یہاں پنچایت الیکشن یہاں کے سیاستدانوں نے نہیں کیے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب کے ہاتھ میں باغ ڈور نہیں دینا چاہتے. آپ نے دیکھا کہ 2014 کے بعد جب نریندر مودی جی نے ایک انسٹیٹیوٹ لے لیا کہ نہیں, ریاست جموں کشمیر میں پنچز الیکشن اور سرپنچوں کے الیکشن اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, اور انہوں نے کر کے دکھائے. آج آپ دیکھ لیجئے 4,500 کروڑ یہاں پیسہ آیا ہے, جو ہمارے پنچز, سرپنچز گراس روٹ پہ فار فلنگ ایریاز میں پیسہ خرچ رہے ہیں, اور یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سر یہاں پہ میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہوں گی, آپ کی پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں ہنا بٹ جی, تو انہوں نے اگست سے پہلے ان کا یہ سٹیٹمنٹ, یہ ہنا بٹ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹایا گیا میں گن اٹھاؤں گی, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی بی جے پی کی ہی جو ہے, ہینا جی ہماری پارٹی لیڈر ہو سکتی ہے, اور وہ ویسی ہے, اور اس کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے. وہ اس کی جو اس نے بیان دیا تھا وہ اس کا ذاتی بیان تھا. اب میں نہیں جانتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بیان دیا تھا تو بعد میں انہوں نے گن کیوں نہیں اٹھایا. طبقہ ہو, چاہے وہ ہمارا واضح طبقہ ہو, ہمارے گلوکار ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیریت پہ ہم نے کچھ دنوں پہلے اس کی سٹوریز کی ہوئی ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ بولنا, اس کے بعد ایسا کرنا, آخر ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ ہمیں تو ڈیولپمنٹ نہیں نظر آ رہی. ملک صاحب پہلے میں آپ سے جی توقیر صاحب, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جب الیکشن میں پی ڈی پی مفتی صاحب نے ان کا الحاق کیا, ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے الحاق اس لیے کیا ہو کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن پی ڈی پی جو بی جے پی کا ایجنڈا صاف تھا, یہ کشمیر میں آ کے ہمیں ذلیل کرنا چاہتے تھے, جو نہیں کیا. اب ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ میں 80,000 کروڑ دے رہا ہوں. کوئی مجھے بولے کہ 100 روپے کس کو دیا, کوئی مجھے یہ بولے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. یہ زبانی جھوٹ کے بلڈنگ کی کتنی دیر چلائیں گے دلی والے؟ ایک دن تو جواب دینا پڑے گا. جی بالکل سر. 80,000 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں دی, تو کہاں ہے؟ جی بالکل. آج کی بات میں آپ کے لیے, آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بات بتاؤں, جو جموں کشمیر بینک ہمارا ادارہ ہے, وہاں جو پینشن لوگوں کو ملتی ہے اس میں یہ رول تھا کہ جموں کشمیر بینک 30 ہر مہینے کی 30 یا پہلی تاریخ کو تنخواہ دیتی تھی ملازموں کو, تو دوسرے دن اسٹیٹ گورنمنٹ وہ پیسہ واپس جموں کشمیر بینک کو دیتی تھی. آج 4 مہینے سے لوگ تنخواہ لیتے ہیں بینک سے, چونکہ ابھی ہمارے صرف سی پیک کے دوست آئے ہیں ملک صاحب. میں ملک صاحب بھی گزارش کروں گا, اس وقت ہمیں آپس میں جو پولیٹیکل ہمارے تضادات ہیں جو ہوتے ہیں بیسک, وہ چھوڑ کے دلی سے اکٹھے لڑنا ہے. ملک صاحب, اب جو توقیر صاحب نے کہا اس بات پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو اندرونی کانفلکٹس ہیں ان کو بلا کر کشمیر کے لیے ایک ساتھ آ کر کچھ فیصلہ لینا چاہیے؟
करेक्ट, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर इससे पहले जो आपने बता दिया ना कि 5 अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट का बड़ा ही चर्चा किया गया, बिल्कुल बिल्कुल 370 हट जाए, और हद तो यह है कि आपको ये भी पता होगी जरूर कि मतलब उतना झूठ पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर ने बता दिया, ये कहकर कि कश्मीर में मतलब लोगों को अब तालीम मिलेगी, ऐसी कि यहाँ मतलब यहाँ कोई मतलब स्कूल था ही नहीं, यहाँ मतलब तालीम का मतलब कोई बात ही नहीं। और मतलब ना डेवलपमेंट के नाम पर मतलब उस तरीके से बता दिया गया जैसे यहाँ बिल्कुल दीवारें लगी थी और कोई ना किसी को आने मतलब दिया नहीं जाता था यहाँ पर। हालांकि ये सब कुछ झूठ था, मगर झूठ पेश किया गया वहाँ पर, और उसी झूठ को पेश किया यहाँ भी गया, और वो तो झूठ ही, जो झूठ था वो झूठ साबित हो गया। डेवलपमेंट क्या हुई हम तो देखते हैं कि मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जबानबंदी की गई, डेवलपमेंट के नाम पर कलम तोड़ दिया गया, डेवलपमेंट के नाम पर अखबारों को सरकारी गैजेटनामा बना दिया गया। सारे हमारे जर्नलिस्ट को रेगुलरली अरेस्ट कर रहे हैं, उनको समन कर रहे हैं। ये तो डेवलपमेंट ही है जो हम देख रहे हैं आज तो जर्नलिस्ट सड़कों पर मतलब निकल कर बिल्कुल सेना को भी कर रहे हैं कि उन पर एक नई मतलब मीडिया पॉलिसी लाई गई और बिल्कुल जबानबंदी की गई उनकी। ये तो डेवलपमेंट ही है ना मतलब मोदी जी की। और फंडामेंटल राइट्स के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स के नाम पर हमारे इलेक्टेड जो यहाँ के लोगों के नुमाइंदे थे उनको जबानबंदी की गई, मतलब वो बोल नहीं सकते। मतलब होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहा है कि वो घर बैठे उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मतलब इस नैयत से झूठ दुनिया से कहा गया और वो झूठ हम बिल्कुल देख रहे हैं, उसका तो नतीजा यही मतलब निकलना था जो हम आज देख रहे हैं। और अब क्या किया ये जा रहा है कि मतलब हमारे जो मौके थे इससे पहले 370 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होते हुए वो सारे के सारे हमसे छीने जा रहे हैं। आज के मौके पर जब कोरोना की वजह से 14 करोड़ लोग बेकार हो गए और इन हालात में रोजगार की उस मौके को भी यहाँ के आवाम के लिए सरकार ने क्या किया, लाकर लोगों को यहाँ शामिल किया और हमारे रोजगार का मौका भी हमसे किया। रिसेंटली 8,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी दी गई। जी हाँ, मतलब 8,000 आउटसाइड जो है मतलब वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट वो मतलब इल्जा की गई। और ये देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ के यूथ का क्या असर पड़ेगा उसका, ये तो सीधी देखने वाली बात है। और हालांकि वो ट्रांसपोर्ट मतलब वैकेंसी है और जो अफसर है वो तो है ही आ गया कंपटीशन, उसमें हमारे बच्चे क्या कम्पीट कर लेंगे, ले लिया गया उसे खेल गया। ये तो एक ही मतलब मौका था यहाँ के नौजवानों का। और फिर बाकी डेवलपमेंट जिन लोगों ने मुल्क के सतह पर वहाँ के मतलब मोदी जी जो मतलब वहाँ के हिंदू किसान उनकी बात नहीं करते, वहाँ का हिंदू मजदूर मतलब वो बेचारे मतलब मर रहे हैं सड़कों पर भूखे खाके, मतलब प्यासे वो मर रहे हैं, रेलवे मतलब ट्रैक पर वो मर रहे हैं उनके लिए। हालांकि मतलब हमारे मुल्क में 7.5 करोड़ अर्ली थे मतलब कल 7.5 करोड़ मीट्रिक टन, मगर मतलब डिमांड थी सारे लोगों की किसानों की मजदूरी की 10 किलो फी आदमी को मुफ्त राशन दिया जाए, मगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। 7,500 रुपए एक फैमिली को दे दिया जाए, नहीं किया सरकार, उनके लिए नहीं। ये तो सीधी बात है, ये एक एजेंडा था उन्हें कश्मीरी से पता नहीं। हालांकि कश्मीरी जितने सेकुलर रहे और हिस्ट्री हमारी रही है, हम रहे, अकोमोडेटिव हम रहे, मतलब और उसका बदला हमें मतलब ये दिया जा रहा है कि हमें कॉमनल पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है और हमारे जो हुकूक है इस चीज को लेकर हमारे से वो हुकूक छीने जाते हैं। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए ये तो ठीक कहा था उनके साहब ने, ये तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं, ये मुल्की सतह पर भी बात है कि मतलब ऐसे जो मास्टर है, मैं तो ये कहूँगा कि मास्टर है सारे मुल्क में, और इस मास्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुल्की सतह पर भी और जम्मू कश्मीर की सतह पर ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि हमारा मलिक साहब यहाँ पर आपको माफी मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। यहाँ पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी।
अगस्त 5 के बाद आपने काफी सारे जो हमारे यहाँ के कश्मीर के नौजवान हैं, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिनको डिटेंशन में लिया गया, जिनको अरेस्ट किया गया। सर उनका क्या मतलब, वो भी तो हमारी इस कौम का हिस्सा है, जो अभी भी काफी सारे हैं जो अभी भी डिटेंशन में हैं। देखिए और ऐसे जी जब हम गवर्नमेंट में थे, महबूबा जी के साथ सरकार में थे, उस वक्त महबूबा जी हमारी सीएम थी, और दिल्ली से ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमने 12,500 स्टून पेंटर्स को रिलीज किया और उनके एफआईआर हमने खत्म किए। वो महबूबा जी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा उसमें साथ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि जितने भी अभी डिटेंशन में है वो रिहा हो, वो कौमी दायरे में शामिल हो, और भारतीय जनता पार्टी उनके भला के लिए काम करेगी। अगर यहाँ कोविड नहीं होता, आज मुझे लगता है कि आज हमारे जवान जो जेलों में है वो आज नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते ही हैं कि हमारा नौजवान यहाँ का हमारा हिस्सा है, हमारा इस रियासत जम्मू व कश्मीर का एक अपना बच्चा है, वो कौमी दायरे में आ जाए, उसकी डेवलपमेंट हो, उसको जॉब मिले, उसको नौकरी मिले, उसको बाकी सहूलियात मिले जो बाकी स्टेटों में है। हमारा रीजनल पॉलिटिक्स, इसका अभी किसी को कोई इल्म नहीं कि हमारा रीजनल पॉलिटिक्स आकर किस शेप में है, कौन सी सरकार क्या चाह रही है, क्योंकि कोई बाहर नहीं आ रहा है, ना किसी का कोई स्टेटमेंट आ रहा है जो भी हमारी रीजनल पॉलिटिक्स का है। क्या इनका रोल महदूद हो रहा है, रोल जो इनका श्रिंक हो रहा है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो पहले की सरकार थी कि जो हमारी रीजनल पॉलिटिशियंस थे वो अपनी बात सामने ला रहे थे, अभी क्या हम देखें तो इनका काफी रोल कम होता नजर आ रहा है? देखिए मैडम, एक बात बताऊं, देखिए मैडम, मैं आपको अर्ज करूं, हर पार्टी में डिसिप्लिन होता है। हाँ जी, अब जहां तक हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, जो भी फैसला होता है वो वर्किंग कमेटी में होता है। वर्किंग कमेटी में हमारे चेयरमैन होते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और उसके जो सीनियर हमारे लीडर हैं वो उसके मेंबरान होते हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस डेमोक्रेटिक पार्टी में सबको बोलने का और वोट देने का हक है। अब आप बताइए, पूछ रहे हैं हमें कि आपकी पार्टी क्या कोई एजेंडा लेके बाहर क्यों नहीं आ रही है। मैं आप गिनिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी सागर साहब बंद है, परमानेंट सेक्रेटरी नासिर असलमानी साहब बंद है, अब्दुल रातर साहब हाउस अरेस्ट है, चौधरी रमजान साहब बंद है, उड़ी साहब बंद है, डॉक्टर वीरी बंद है। आप बताइए, जब पूरा आपका जो वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो अपने हाउस अरेस्ट करके रखे हैं, तो हमारा एजेंडा कौन देगा बाहर? हम आज क्या करें? हमारी वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट शिमा फिरदौस जी पिछले 8-10 महीने से बंद है। मसला ये है, ये जब बाहर आएंगे हम अब चैलेंज करें इनका हाउस अरेस्ट भी। आपको मैं एक बात बता दूं, अली मोहम्मद सागर साहब को हमारी जय साहिबा है सुखू शर्मा साहिबा ने उनको ऑर्डर दिया कि ये आज के बाद फ्री हैं। जी बिल्कुल। तो वहां से सरकार ने लाके उनको अपने मकान में नजरबंद कर दिया, सारा इलीगल। तो जो जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल का ताल्लुक है, हम वेट कर रहे हैं हमारे लीडर बाहर आ जाएं, हम एक वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाएं, और वर्किंग कमेटी के इजलास में डिसाइड होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाहे अमल आगे क्या होगा। ये है हमारी पार्टी। जहां तक हमारा स्टैंड है, हम जहां तक हो सके हम लड़ेंगे, हम रियासत का दर्जा वापस लाएंगे, और 370, और वो सिर्फ रियासत को नहीं, 370 लेके जो हमारा नेशनल स्टैंड है। इसी में मैंने सीएपीएम के अपने साथी से भी गुजारिश की, हमको सबको इकट्ठे होके इन क्रिमिनल फोर्सेस के साथ लड़ना है, इस ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ लड़ना है। मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी के तारिगामी साहब पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने डिटेंशन से आके जो है बयान दिया था मीडिया में, तो आपकी पार्टी का इस सब को लेकर क्या ख्याल है कि क्या आप लोगों का ये रोल जो है अभी जो कश्मीरी पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्या ये डे बाय डे कम होता नजर आ रहा है आपको? क्या ये लग रहा है आपको कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कहीं पीछे हट रहे हैं या गायब हो रहे हैं? अभी देखिए अनिशा जी, वैसे मतलब मैं इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ कि हम पीछे हट रहे हैं या हम गायब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इस सारे पीरियड में अगर कोई यहाँ मतलब लोगों के सामने कोई रहा, कोई स्टैंड लेकर, वो तो हमारी पार्टी है, तारिगामी साहब है, CPIM है, सीताराम याचूरी है। यहाँ ये नहीं बल्कि सारे मुल्क में हमने, मतलब आपको शायद पता इस बारे में नहीं होगा, मतलब हमने सारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में जब हमने मतलब रिट पिटीशन दाखिल की, मतलब
इस तारिगामी साहब की गिरफ्तारी के अवसर के खिलाफ, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया उसे निकलने का। और फिर उस वक्त हमें पता था कि यहाँ सरकार कर क्या रही है, बाहर कर रही है कि कोई बंद नहीं है, अंदर किसी को मतलब अंदर से दरवाजे से बाहर निकलने देती नहीं है। इसलिए हमने उस वक्त सारे मुल्क में कंपेन की इस इशू को लेकर, केरला से बंगाल, मतलब दिल्ली, मतलब कोई भी जगह शायद मतलब छोड़ी नहीं, हमारी लीडरशिप ने जाना मतलब इस इशू को हमने नहीं लिया। और हमारे कई साथियों से एफआईआर भी दर्ज किए गए। और उसके बाद यहाँ हालांकि हालात मतलब अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनका दिया हुआ बहुत खजाना है, और वो खजाना हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक के साहब ने ठीक कहा, हालांकि कहने को तो कह रहे हैं कि यहाँ सब आजाद हैं, मगर एक मीटिंग करनी है तो देना मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, फारूक साहब को अगर वो कहता है कि मीटिंग करें, उसे तो इजाजत मिले ना, कोई इजाजत देता नहीं उसे। अब तो ये हुई जमीनी सतह की डेवलपमेंट। अब अगर हम देखें, जो इंटरनेट है आज की जिंदगी का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है इंटरनेट। और 2019 से अगर हम अभी तक देखें, कश्मीर में पहले तो मुसलसल इंटरनेट शट डाउन रहा, उसके बाद जब छोड़ा भी 2G, जो अभी भी 4G बहाल नहीं हो पा रहा। जो हमारे बिजनेस जो है इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। आज जो बच्चे पूरे दुनिया में 4G पे पढ़ रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, हमारी आप देखिए हमारी जो ये अभी जो मीटिंग थी, इंटरव्यू था, ये भी कितना रुक के चल रहा है, ये 2G की बदौलत है। तो आप मुझे बताइए ये किस तरीके से जा रहा है? ये भी तो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये आपकी बात अनिका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने पहले भी सरकार को कहा है, हमने एलजी को भी एक मेमोरेंडम लिख के दिया है। मैंने कहा अपनी तरफ से बीइंग ए स्टेट, भले ही मैंने एमपी इलेक्शन लड़ा है, आज मैं कश्मीर का सह प्रभारी भी हूँ और एक्स-एमएलसी भी हूँ। मैंने अपनी तरफ से एलजी को लिखा है कि 4G रेस्टोर होना चाहिए। और अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी एजेंसीज, आपको पता है कि जब एजेंसीज की क्लियरेंस आ जाएगी, उनका क्लियर चिट आ जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि अनकरीब ही यहाँ 4G चालू हो जाए। पार्टी के हिसाब से हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ 4G जल्दी रेस्टोर। चलिए सर, राम माधव जो हैं आपके ही पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें कुछ दिनों पहले हाल में ही एक बयान दिया था कि हमें स्टेटहुड जो है वो हमें वापस चाहिए। क्या ये आपकी पार्टी का एजेंडा है या उनकी अपनी जाती राय है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है स्टेटहुड हमें वापस मिले, और हम उम्मीद करेंगे, हम इसके लिए धरना भी करेंगे, इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, और यहाँ स्टेटहुड हम चाहते हैं कि वापस। जब 370 हटा तो आपकी पार्टी में से सीताराम येचुरी साहब एक स्पेशल परमिशन लेके कश्मीर आए थे। बिल्कुल, ये अगस्त 5 के बाद है। तो वो काफी सारे आपके पार्टी के मेंबरान से मिले, तो उन्होंने आपकी पार्टी के मेंबरान से क्या प्लान, क्या ऐसा मशवरा किया? क्योंकि हमने तो कभी ऐसा न्यूज वगैरह में कभी हमने सामने सुना नहीं कि आखिर हुआ क्या था। आप लोगों ने उस वक्त क्या फैसला लिया, क्या मशवरा था आपका उस वक्त, अगस्त की बात करें? आप हैरान हो जाए, मतलब ये बात सुनकर कि जब वो यहाँ आ गए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर ले लिया था कि ऐसा न हो कि तारिगामी साहब के अलावा आप किसी और से मिले। नहीं तो उसने मतलब अप्लाई किया था वहां पर कि मैं फारूक साहब से भी मिलूंगा, मैं उमर साहब से भी मिलूंगा, और मैं मतलब ये जो महबूबा जी है उससे भी मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल उसने डिमांड की थी, मगर किसी ने उन्हें उनसे मुलाकात उसे करने नहीं दी। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। लिहाजा ये कहना कि वो आए यहाँ, उन्होंने यहाँ मीटिंग की और फिर क्या किया, ये तो मेरे ख्याल में ये मतलब सही बात नहीं है। बल्कि ये कहना सही है कि वो जब यहाँ से निकले, फिर तारिगामी साहब भी जब वहां पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, फिर उन्होंने सारी दुनिया को, सारे मुल्क को बता दिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर।
बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रुकना चाहूंगी। तौकीर साहब, जो अभी मलिक साहब ने कहा डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, इन सब का हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। पर क्या आप इस चीज से आप इत्तेफाक रखते हैं ये डेमोक्रेसी रही है, जबकि इतने सारे स्टूडेंट्स पे क्रैकडाउन हुए हैं? हमारे कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो कुछ भी कहते हैं तो उनको उसी वक्त समन किया जाता है। ये डेमोक्रेसी कहाँ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए, जहां तक आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। जी जो बिल्कुल। हमारी दिल्ली में सरकार है उन्होंने ही कहा फॉर द पीपल, बट इट इज नॉट FOR, इट इज FAR, फॉर द पीपल, इज अवे फ्रॉम द पीपल। जी जी हमारी डेमोक्रेसी, जी जी ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो हमारा था, जी सर। उसमें आप कह रहे हैं जनाब आप प्रेस वालों को बोलने नहीं देते। इन्होंने गुंडागर्दी का राज जमा किया है। ये जी NIA सर। है, ये है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक जी छोटे से छोटे जो हमारे जो लड़के हैं उन पे एक ऐसा जुर्म जी लगाया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में कि 6 महीने की जमानत नहीं होती। हाँ जी आपने CBI को अपने कब्जे में लिया, जी आपने जी IB को अपने कब्जे में ले लिया। ये पहली हाँ जी हुकूमत है जिस हुकूमत में वहीं से डिसाइड किया जाता है जनाब किसको दिल्ली बुलाना है। जी आप कभी हुर्रियत के लीडर को ले जाते हैं, कभी हम जी अजमेर बिल्कुल। सिंह के पॉलिटिकल लीडर को ले जाते हैं। जनाब आपके जी पास तो 30 लाख का टैक्स बाकी रहा एक जमाने में। ठीक है, किसी के पास टैक्स जी जी बाकी हो, रिकवर करो जी, उसमें क्या है। चलो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाके रिकवर करो। ये नहीं कि जनाब NIA दिल्ली लेके जी आपको यही बोलना है जो दिल्ली वाले बोल। जी ये गुंडागर्दी ज्यादा देर नहीं चलती। नहीं बिल्कुल। ठीक है, सर मैं एक जमाना ने किया, आज आप देखेंगे जम्मू वाले भी पछताते हैं। अगर आप जम्मू गए होंगे रिसेंटली 5 अगस्त जी के बिल्कुल। बाद, वहां के जी दुकानदारों जी से पूछेंगे, हर एक पछताता है कि वो जो भाईचारा था वो खत्म किया। जी बिल्कुल। ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ा के हुकूमत करना चाहते हैं। हाँ जी आप हर दिन हर दिन हमारे बच्चे मरते हैं मिलिटेंट के नाम जी पे, मुखबिरी के नाम पे। तो ये मारदार का जो सिलसिला तो रुकना चाहिए। अभी जी कल बिल्कुल। का अखबार देखिए, जोन में हमने 40 लोगों को मारा। कौन थे? 22 साल के लड़के कश्मीरी, 20 साल के जी बच्चे हमारे। जी बिल्कुल। मरते किस बात पे? जी हम कश्मीरी है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, और अभी के जो हम हालात अगर मद्देनजर रखें, जो कश्मीर में एक पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल ये है, वो बिल्कुल हमें जाहिरी तौर पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो सामने नहीं आ रही है। जो हो रहा है अभी हम सारा सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ आपस में ही कोरोना वायरस का ज्यादा दबदबा है। जो इस वक्त का है एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है अभी को लेकर क्या है वो किसी को नहीं पता। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अनिका जी, जी यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही है, चाहे मैं जी नेशनल सर। कॉन्फ्रेंस की बात करूं, चाहे मैं जी कांग्रेस की बात करूं, और PDP तो बाद में ही बनी है, 99 में बनी थी PDP, उनकी बात इनके तो करूं। मगर तीनों के फॉर्मर तीन CM जो थे, फॉर्मर 3 CMs, वो तीनों बुक थे, जिनमें से 2 तो रिलीज हुए और अभी भी 1 बुक है। देखिए मैं एक कहावत है, जैसी करनी जी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। उन लोगों ने यहाँ 30,000 लोगों के ऊपर PSA लगाया है, और अब उन्होंने जी जब उनको खुद लग गए तो अब वो सड़क पे आ गए। मैं हाँ आपको जी बताना चाहूंगा कि वो पॉलिटिकली मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो आज लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे। बिल्कुल। वो लोगों को एक ही बात बोलते थे, दफा 370 मैं कश्मीरी में कहूंगा क्या बोल रहे थे वो, दफा 370 अजूद इज्जत फजूद इज्जत। वो यही जी लेके सियासत करने के लिए जाते थे, और आज जी वो जी उनके पास नहीं रहा। आज मुझे बताइए वो क्या लेके जाएंगे। ना उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट की, यहाँ 12 लाख नौजवान हमारे उन्होंने बेरोजगार करके छोड़े हैं। उन्होंने खानदानी राज यहाँ चलाया, किसी गरीब खानदान को जी खड़ा होने नहीं दिया, मुक्ता जी हो रहे हैं। बिल्कुल। हम भी चाहते हैं जी कि पॉलिटिकल सेटअप हो। उनको भी मैं गुजारिश करूंगा जी आपकी वसादत से, अगर 2 CM छूट गए हैं, मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, रियासती सरकार से भी, कि महबूबा जी को भी रिलीज किया जाए, और उसके बाद वो पॉलिटिकली अपना फार्म मैदान में आ जाए, और यहाँ जी लोगों को पॉलिटिकली सिस्टम की जरूरत। जी सर, मुझे बताइए, ये हुए आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स को लेके आपके जो नजरिए हैं, इसके बावजूद सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स,
जर्नलिस्ट जिनका न कोई खानदानी राज रह चुका है, जो बिल्कुल आप इनके बारे में, इनको पीएसए डिटेंशन में क्यों लिया? जो स्टूडेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है तो उसको क्यों पीएसए यूएपीए के अंडर क्यों उसको बुक अंडर किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12,500 ऐसे नौजवानों को रिलीज किया है, और हम ये भी चाहते हैं 5 अगस्त की बात कर रही हूँ, 5 अगस्त के बाद जी। स्टेट लीडर चाहता हूँ, अभी आप क्या नाम था उनका, मसरत जहरा जी, जो फोटोग्राफर जिन्हें रिसेंटली इंटरनेशनल प्राइज भी जीता। मैंने ही स्टेटमेंट दी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाई, मैंने कहा कि अगर इसने कोई फोटो अपलोड किया है, इसका काम है, इसको रिलीज किया जाए और उसके बाद उसको रिहा किया गया। और मैं चाहता हूं कि जर्नलिज्म को खुली छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म जो है, जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट ये एक सहाफत अभी भी यहाँ जिंदा है, जो सहाफत लोगों के मसाइलों को उजागर करते हैं और सरकार तक उनकी मसाइलों को पहुंचाते हैं। मैं आपसे बेअदबी माफ, मगर ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप चाहते हैं कि जर्नलिस्ट वही बोले जो आप चाहते हैं हम बोलें, आपकी बोली बोलें, कि हम वो बोलें कि जो हमें सही लगता है? जर्नलिस्ट की जबान बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, उसने लोगों के हक के भला के लिए बोलना है, जो सही होगा, जो लोगों के हक के लिए होगा वो बोलना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रेशर करे कि आप ये बोले, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि अभी तक अगर हम देखा जाए, अगर भी किसी जर्नलिस्ट ने कुछ अलग बोलना किया गया है या सताया जा रहा है अभी भी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कश्मीर में जो है ना, अभी भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं। अनिका जी, आप अभी छोटी बच्ची है, यू आर जस्ट लाइक माय डॉटर, मेरी बेटी आपसे बड़ी है, आपकी उम्र बहुत कम है। यहाँ 30 साल से जो हम पीछे जा रहे हैं, आज वो ताकतें मौजूद है, जो ताकतें यहाँ किलिंग कराते हैं, जो ताकतें यहाँ खून खराबा चाहते हैं, जो ताकतें यहाँ जर्नलिज्म को जो है फंसाना चाहती हैं। I thank every one of you for joining us here on the first episode of Straightforward. We expect your continuous support you have been providing us. We'll meet you again on the next episode of Straightforward. This is Anika signing off from the Kashmiriyat. Assalamu alaikum.